हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि क्लास 11th की एक तरीके से शुरुआत मानी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले यूनिट्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन है जो कि आपको क्लास 9th में भी काफ़ी हद तक दे दी गई थी। यहाँ से आपको फर्स्ट ईयर का एहसास होता है, कुछ नई चीज़ आज आपको पढ़नी है। तो आज हम डायमेंशनल एनालिसिस पे चर्चा करेंगे और हम ये समझेंगे कि डायमेंशन है क्या, क्यों इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी हेल्प से हम किसी फार्मूले को कैसे चेक कर सकते हैं कि वो सही है या गलत है, इसकी हेल्प से कैसे हम नए फार्मूले डिराइव कर सकते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से किस तरीके से हम किसी भी यूनिट को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। ये सारी बातें आज हम डायमेंशनल एनालिसिस के अंतर्गत करेंगे। बच्चों, बात यह है कि सबसे पहले तो मैं आपको एक बात समझा दूं यहाँ पे कि जैसा आपने समझ रखा है कि जैसे क्लास 10 तक आपको कोई भी डेफिनेशन बताई जाती थी, मान लीजिए किसी भी चीज़ की डेफिनेशन आपको समझाई गई, इलेक्ट्रिक करंट की समझाई गई, पोटेंशियल की, ईटीसी। तो उस डेफिनेशन को पढ़ के आप क्या करते थे, पहले आप डेफिनेशन पढ़ते थे, फिर उसका फार्मूला पढ़ते थे, फिर उसकी यूनिट पढ़ते थे। और अब यूनिट के बाद जो अगली चीज हमको पढ़नी है वो क्या है, डायमेंशन। अब डायमेंशन है क्या, जैसे आपने स्पीड की यूनिट पढ़ रखी है बच्चों। स्पीड की जो यूनिट होती है वो क्या है, वो है मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि स्पीड मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर -1। भाई इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, देखो, मीटर सेकेंड की पावर -1। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है वो मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर -1 पर डिपेंड करता है। तो ये जो पावर्स हैं इन्हीं को हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होती है, तो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर टू व्हिच द फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू गिव द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो डायमेंशन क्या है, किसी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल जो यूनिट्स हैं उन फंडामेंटल यूनिट्स की पावर के बराबर होती है। तो डायमेंशन पावर है किसकी, फंडामेंटल यूनिट्स की, उसको हम लोग बोलते हैं डायमेंशन। बच्चों, है क्या कि डायमेंशनल फार्मूले डिसाइड करके बता दिए गए। क्यों, क्योंकि हम यहां पे देखते हैं कि स्पीड की बहुत सारी जो है यूनिट पॉसिबल है। मीटर पर सेकेंड हो सकती है, किलोमीटर पर आवर हो सकती है, मीटर पर मिनट हो सकती है, सेंटीमीटर पर सेकंड हो सकती है। तो इतनी सारी यूनिट हो सकती हैं। तो हम सीधे तौर पर यह कह सकते हैं कि स्पीड इज द फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कंटेन्स 1 पावर ऑफ डिस्टेंस एंड -1 पावर ऑफ द टाइम। तो ये 1 और -1 इसकी क्या हो गई, डायमेंशन हो गई। बट क्या है ना कि इतनी सारी जो है ये हमारी यूनिट्स हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हैं, इनको याद करने से अच्छा है कि हम इसका एक नोटेशन डिसाइड कर दें हर चीज़ का, हर फंडामेंटल यूनिट्स का, और उसकी हेल्प से हम उसकी यूनिट को डिनोट कर सकते हैं। इन नोटेशंस को हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूले। ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल। अब हम जैसे बात कर लेते हैं कि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जैसे कौन कौन सी हैं, मास की फंडामेंटल यूनिट क्या है, किलोग्राम। ठीक है, लेंथ के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, टाइम के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या है, सेकेंड। फिर करंट के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, करंट के बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो टेम्परेचर,
टेम्परेचर के लिए फंडामेंटल यूनिट क्या है बच्चों? केल्विन। ठीक है, टेम्परेचर के बाद अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की फंडामेंटल यूनिट क्या है बच्चों? ये है मोल। और इसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की फंडामेंटल यूनिट क्या होती है? कैंडेला। और तो बच्चों हम ये देखते हैं कि जैसे कुछ हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज की, जैसे मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकेंड, करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। तो इन सभी को एक एक लेटर जो है असाइन कर दिया गया कि एक लेटर बता दिया गया कि अगर मास को रिप्रेजेंट करना है तो आप इसका पहला लेटर यानी कि m से लिख दीजिए। तो ये m जो है उसका कहा जाएगा डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास इज m। ठीक है, लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है बच्चों L, लेंथ का L। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है T। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि डायमेंशनल फार्मूले को आपको कैपिटल ब्रैकेट के अंदर ही रखना है। अगर आपने बॉक्स से बाहर m ऐसे लिख दिया तो ये डायमेंशनल फार्मूला नहीं माना जाएगा। डायमेंशनल फार्मूला तभी माना जाएगा जब वो ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से लिखा जाएगा किसी भी चीज की डायमेंशन। अब जैसे करंट की बात करते हैं तो करंट का डायमेंशनल फार्मूला देखो C ले नहीं सकते हैं। ठीक है, तो करंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इसकी यूनिट से ले लेते हैं एम्पियर A। अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? T तो यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि टाइम में यूज हो चुका है। तो टेम्परेचर के लिए हम लोगों ने क्या लिया? केल्विन, K। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग यूज करते हैं मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है CD, कैंडेला। इसको हम लोग किससे लिखते हैं? CD। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनकी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। और इन फंडामेंटल यूनिट्स के लिए एक एक डायमेंशनल फार्मूला हमने आपको बता दिया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों आप ये 7 डायमेंशनल फार्मूले याद रखिए। मैं आपको डायमेंशनल फार्मूले और समझाऊंगा। इसके बाद किसी भी फार्मूले का डायमेंशनल फार्मूला आप खुद निकाल सकते हैं। मतलब अगर वो बेसिक चीजें आपको पता है तो आप किसी भी डायमेंशनल फार्मूले का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला आप खुद फाइंड कर सकते हैं उन 6 डायमेंशनल फार्मूलों की हेल्प से। तो जो बेसिक चीजें हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। जैसे ये तो फंडामेंटल यूनिट्स के डायमेंशनल फार्मूले हो गए। ठीक है, इनको हटा दीजिए। अब हम बात करते हैं बच्चों यहां पे कुछ और भी फिजिकल क्वांटिटी है जिनका डायमेंशनल फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसमें आती है वेलोसिटी। डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं? सोचिए, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अगर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालो तो इसको पहले तो कैपिटल ब्रैकेट के अंदर रखो, जिससे पता चले कि ये क्या निकाल रहे हैं आप? डायमेंशनल फार्मूला निकाल रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? L। टाइम का बच्चों T। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया? ये आ गया LT-1।
ये आ गया LT माइनस 1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द वेलोसिटी। अगर आपसे कोई कह दे एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, किसका बताना है बच्चों? एक्सेलरेशन का। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाता है बताइए? ये होगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। भाई एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अगर डायमेंशनल फार्मूला एक्सेलरेशन का निकालोगे तो क्या निकलेगा? चेंज इन वेलोसिटी। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फार्मूला है यही चेंज इन वेलोसिटी का होगा। क्यों? अरे भाई ये बताओ, अगर 20 मीटर कहीं तुमने यूनिट मीटर मान लो यूज की, 20 मीटर एक वायर की लेंथ है, दूसरे वायर की लेंथ मान लो 5 मीटर है, अब आपसे कहा गया इन दोनों का डिफरेंस बताइए, तो जो डिफरेंस निकालोगे वो क्या निकलता है बताओ? डिफरेंस निकलेगा 15 मीटर। यानी कि अगर लेंथ में लेंथ को घटाते हैं तो जो आंसर आता है वो भी क्या आती है? एक तरीके की लेंथ ही आती है। यूनिट मीटर माइनस मीटर तो मीटर आती है। इसी तरीके से डायमेंशनल फार्मूला, जैसे एक वेलोसिटी की LT माइनस 1, दूसरे की LT माइनस 1, तो जो उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो भी वेलोसिटी की डायमेंशन आएगी, मतलब वो भी आएगा LT माइनस 1। मतलब दो फिजिकल क्वांटिटी अगर ऐड की जाए या सब्ट्रैक्ट की जाए तो उनके डायमेंशनल फार्मूले नहीं बदलते। वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करो तो भी डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी वाला ही आएगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करो तो भी डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी का ही आएगा। इसका मतलब ये हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी डायमेंशनल फार्मूला वही होगा जो वेलोसिटी का है, LT माइनस 1 अपान डेल्टा टी, मतलब टाइम इंटरवल, तो ये भी भाई टाइम हो जाएगा t, यानी कितना आ जाएगा? LT माइनस 2। कितना आ जाएगा ये? LT माइनस 2। ये एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब एक बात का यहां पे ध्यान रखना बच्चों, क्या कि अगर आपने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला निकाल दिया है, क्या आया है? यह आया LT माइनस 2। तो जो भी एक्सेलरेशन है, चाहे वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो, चाहे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला यही रहेगा। केवल एक एंगुलर एक्सेलरेशन है जिसका डायमेंशनल फार्मूला केवल t की पावर माइनस 2 होगा, अभी हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। बाकी सब एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला LT माइनस 2 ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं इस तरीके से, जब एक्सेलरेशन का आ गया तो अब हम बात करते हैं फोर्स की। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर कोई हमसे कह दे कि भाई फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताइए, तो कैसे बताएंगे भाई? मास का डायमेंशनल फार्मूला m इंटू एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन अभी अभी आपने निकाला, यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आएगा? LT माइनस 2। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? तो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा MLT माइनस 2। देखो फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया? MLT माइनस 2। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आया। अब जितने भी फोर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो चार्जेज के बीच लगता है, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो सर्कुलर मोशन में लगता है, इन सबका डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का ही रहेगा। अब कुछ फोर्स ऐसे हैं, जैसे कुछ फोर्स क्या जिनको हम लोग फोर्स बोलते हैं, बस जैसे कि बात करें कि एक होता है, तुमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसकी डायमेंशन ये नहीं होगी। ठीक है, बाकी जितने फोर्स हैं, कहीं पुश और पुल वाले जो ये फोर्स हैं, इन सबका जो फार्मूला है डायमेंशनल फार्मूला वो यही रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो ये 3 डायमेंशनल फार्मूले इंपॉर्टेंट आपको हमने समझा दिए। इसी तरीके से एक डायमेंशनल फार्मूला और निकालते हैं, वो है प्रेशर का।
तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं, चलिए इधर लिख लेते हैं। तो हम बात करते हैं बच्चों प्रेशर की। हम किसकी बात करते हैं, प्रेशर की। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपान एरिया। तो अगर प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला निकालना हो तो क्या करेंगे, पहले ऊपर फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे, क्या आएगा mlt-2 अपान में एरिया, एरिया का डायमेंशनल फार्मूला पुट करेंगे तो क्या आएगा एल स्क्वायर। क्यों, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एल इंटू एल स्क्वायर। किसी भी चीज का एरिया हो, चाहे स्क्वायर का हो, चाहे किसी रेक्टेंगल का हो, चाहे वो किसी जो है किसी स्फेयर का सरफेस एरिया हो, या फिर किसी सर्किल का एरिया हो, सबका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो एल स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया फोर्स अपान एरिया। तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला कितना आया बच्चों, ये आ गया ml-1t-2। अब प्रेशर का ये डायमेंशनल फार्मूला भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले के बराबर होता है। कौन कौन सी हैं ऐसी, जैसे हम बात करते हैं स्ट्रेस, वो भी फोर्स अपान एरिया होता है, उसका भी यही डायमेंशनल फार्मूला होगा। याद कर लीजिए, क्योंकि आपको सबका अलग अलग याद करने से अच्छा आप एक चीज का याद कीजिए और ये याद कर लीजिए कि इसका डायमेंशनल फार्मूला किस किस के बराबर होता है, तब भी आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे स्ट्रेस हो गया, ठीक है, यंग्स मॉडुलस हो गया, अभी आप फर्स्ट ईयर में पहली बार ये चीज सुन रहे होंगे। ठीक है, फिर बल्क मॉडुलस हो गया, ठीक है, फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी हो गया, मतलब जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं उन सबका डायमेंशनल फार्मूला वही होता है जो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो इसको याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है। अब अगली चीज आती है बच्चों वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है जरा बताइए, वर्क। तो वर्क इज इक्वल टू होता है, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है, कि ये सब एक ही हैं। अच्छा, तो अब हम बच्चों बात करते हैं वर्क की। ठीक है, तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आइए इधर फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए वर्क, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर वर्क का डायमेंशनल फार्मूला हमको निकालना है तो क्या आएगा, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला। फोर्स का क्या आया भाई, फोर्स का आया है, देखिए mlt-2 और इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, l। मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला कितना आएगा, ml इंटू एल, यानी कि l स्क्वायर t-2। सो द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज ml स्क्वायर t-2। तो वर्क का जब ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया और आपको पता होगा वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी, इसका मतलब जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है यही एनर्जी का भी डायमेंशनल फार्मूला होता है। तो अब कोई पूछे एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होता तो आपको कुछ अलग सोचने की जरूरत नहीं है, आप वर्क वाला ही डायमेंशनल फार्मूला बता दीजिए, वही एनर्जी का होता है। और एनर्जी जितनी टाइप की भी होती है, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, चाहे कोई भी एनर्जी इस टाइप की, ठीक है, केमिकल एनर्जी, इन सबका फिर डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर t-2 ही रहेगा। तो बच्चों जो मैं कह रहा था कि बेसिक हम लोग 5-6 डायमेंशन अगर याद रखते हैं तो लगभग हर चीज की डायमेंशन निकल जाती है। तो वो यही है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर एंड वर्क। ये डायमेंशनल फार्मूले याद रखिए तो लगभग हर चीज का डायमेंशनल फार्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। इसके साथ में बस आपको वॉल्यूम और एरिया की भी जरूरत पड़ती रहती है। तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला भी निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं भाई। वॉल्यूम का निकालना कौन सा बड़ा काम बताओ, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है, LBH।
तो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर होगा? लेंथ का L, ब्रेथ का L, h का L यानी कि L क्यूब। तो इसको भी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। अब जो वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला बस याद रखना कि ये तो किसी मतलब जैसे हम बात करते हैं कि ये क्यूबाइड का होता है वॉल्यूम। अब किसी स्फीयर का वॉल्यूम हो तो भी L क्यूब ही आएगा उसका डायमेंशन, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका जो डायमेंशन होगा वो L क्यूब आ जाएगा, सिंपल। अब इतने डायमेंशन आप पहले नोट कर लीजिए और एटलीस्ट आपको ये डायमेंशनल फार्मूले जरूर याद होने चाहिए। अगर ये भी आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक डायमेंशनल फार्मूले हैं जो कि आप याद कर लीजिए, ठीक है, बिल्कुल फटाफट। अभी तक तो हम बात कर रहे थे डायमेंशन वाली फिजिकल क्वांटिटी की, बट कुछ ऐसी भी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनकी अपनी डायमेंशन ही नहीं होती, वो डायमेंशन लेस होती हैं। जैसे एंगल, ठीक है। एंगल का फार्मूला आपने क्या पढ़ा जरा सोचिए। तो एंगल इक्वल टू आपने पढ़ा बच्चों आर्क अपान रेडियस, ठीक है। तो आर्क अपान रेडियस, तो अगर कोई पूछ दे कि भाई एंगल की डायमेंशनल फार्मूला क्या होती है तो हम क्या बताएंगे बच्चों? तो एंगल का डायमेंशनल फार्मूला होता है आर्क। आर्क क्या है? एक तरीके की लेंथ होगी L अपान रेडियस L। तो L नीचे है तो ये पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो एक पावर ऊपर +1 पहले से है, ये -1 यानी कि L की पावर हो गई 0। सो एंगल में क्या आ गई डायमेंशन? L की पावर 0। तो आप इसको m0, L0, T0 भी लिख सकते हैं, मतलब किसी भी चीज़ में कोई डायमेंशन नहीं है, कोई पावर नहीं है किसी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में। तो ये क्या है? ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। इसी तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, चाहे वो साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, या टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, इन सब की अपनी कोई डायमेंशन नहीं होती। क्यों? किसी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात कर लीजिए, मान लीजिए आपने कहा हम कॉट थीटा की बात करेंगे, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बच्चों? बेस अपान परपेंडिकुलर, ये तो होता है। अब सोचिए इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे कॉट थीटा का? तो कॉट थीटा का जब आप डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे तो क्या आएगा भाई? बेस क्या होता है? लेंथ L, परपेंडिकुलर वो भी एक तरीके की लेंथ है L। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या आ गया? L की पावर 0, मीन्स हम इसको लिख सकते हैं m0, L0, T0। तो यहां से पता चला कि कॉट थीटा का कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं। इस तरीके से आप किसी का भी निकाल दीजिए तो कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होगा। या जिन चीज़ों की यूनिट नहीं होती, जैसे लॉगरिथम में अगर कुछ लिखा हुआ है तो लॉग में जो भी टर्म लिखा होगा ये डायमेंशन लेस होगा, ये भी क्या होगा? डायमेंशन लेस होगा। और जो लॉग है वो खुद भी एक डायमेंशन लेस होगा। ठीक है। इसी तरीके से जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई की पावर में अगर कुछ लिखा तो ये भी डायमेंशन लेस है, और जो ई है ये खुद भी डायमेंशन लेस है। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे कि जैसे ये सब क्या है? डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है। इनका भी न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा योगदान रहेगा। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जेईई नीट और हमारे बोर्ड में पूछे आते हैं, उनको हमको समझना रहेगा। अब इसके बाद हम कुछ ऐसी फिजिकल कांस्टेंट हैं जिनकी डायमेंशन ज़्यादातर पूछी आती है, उनको हम पहले फाइंड करेंगे, फिर हम आपको डायमेंशन का रूल पढ़ाएंगे। और बच्चों हम आपको एक ही रूल से लगभग सारे डेरिवेशन बता देंगे, ठीक है। केवल यूनिट चेंज करने के अलावा बाकी सारी जो भी डायमेंशन के क्वेश्चन हैं वो होमोजेनिटी प्रिंसिपल से ही सारे। ऐसे फिजिकल कांस्टेंट भी हैं जिनकी डायमेंशनल फार्मूले हमसे पूछे आते हैं। जैसे हमसे कहा जाए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आइडिया तो आपको होगा ही, आपने न्यूटन्स फार्मूला पढ़ रखा है 9th क्लास में, F = gm1m2/r²। कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज
6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होती है। ठीक है, तो हमें अब इसकी डायमेंशनल फार्मूला भी फाइंड करना है। तो जिस चीज का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है उसको अलग कर लीजिए, बाकी सारे टर्म एक तरफ। तो जी इधर हो गया, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, FR² अपान M1 M2। ये हमने क्या किया, ये जी की पहले वैल्यू निकाल दी। अब हम इसका डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करेंगे। तो जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा, एफ का डायमेंशनल फार्मूला देखिए MLT-2 R², आर क्या है लेंथ, लेंथ का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा L² अपान M1 तो मास M, M2 मास M, मीन्स जी का जो डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा वो आएगा m से m देखो एक कैंसिल हुआ, ये ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो m की पावर -1, l की पावर कितनी हो गई देखिए 3 एंड t की पावर -2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसी तरीके से बच्चों अब आपसे कभी कभी पूछ जाता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। अब प्लैंक्स कांस्टेंट क्या होता है भाई, ये कहाँ यूज होता है, ये यूज होता है फोटो एनर्जी में। ठीक है, फोटो एनर्जी, किसी फोटान की जो एनर्जी होती है E बराबर होता है hν। यहाँ पे जो h है, h ही प्लैंक्स कांस्टेंट होता है। तो हमें इस h की डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करनी है। तो बच्चों इस जगह से h कैसे निकल सकता है, तो भाई h इक्वल टू आ जाएगा E/ν। यहाँ पे E क्या है, E है फोटो एनर्जी, क्या है फोटो एनर्जी, और न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, न्यू क्या है उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो E इक्वल टू E/ν वेयर E इज द फोटो एनर्जी एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। बच्चों आपको पता होगा फोटो एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला क्या होगी, तो अभी मैंने बताया कि जो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला होता है वही सारी एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो सबका वही होता है। तो वर्क का डायमेंशनल फार्मूला क्या था, ML²T-2, तो इसका मतलब फोटो एनर्जी का भी वही होगा, अपान में न्यू क्या है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला दिमाग पे जोर डालिए भाई, फ्रीक्वेंसी क्या पढ़ा था आपने 9th में, 1/टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का मतलब t, तो 1/t, तो डायमेंशनल फार्मूला इसका क्या आएगा t की पावर -1। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला आएगा t की पावर -1। तो यहां से क्या बन जाएगा, h का डायमेंशनल फार्मूला, जरा दिमाग लगाइए, तो h का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा ML²T-1, ML²T-1। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि स्मॉल h। सबसे बड़ी बात है कि एक टर्म आता है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का भी डायमेंशनल फार्मूला यही होता है ML²T-2। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसको L से लिखते हैं, और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब P × R, P का यानी कि mv/r, जब मल्टीप्लाई करोगे तो यही डायमेंशनल फार्मूला आएगा, मास वेलोसिटी और रेडियस। तो एंगुलर मोमेंटम का मतलब डायमेंशनल फार्मूला वही है जो h का है यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट का है। अब हम यहाँ से बात करते हैं कि जैसे और एक कांस्टेंट का निकाल देते हैं। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला बताइए। किसका बताना है बच्चों, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको बच्चों K से लिखते हैं, इसके बारे में भी काफ़ी कुछ हमको अभी पढ़ना है क्लास 11th में ही। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी की डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं, सोचिए जरा यहाँ पे। तो बच्चों इसके लिए आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। अब फार्मूला तो याद करना पड़ेगा, वैसे तो धीरे धीरे सब फार्मूले आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने याद हो ही जाएंगे आखिरी तक। ठीक है, बट अभी आपको थोड़ा सा माइंड पे जोर डाल के इसको याद करना पड़ेगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी में Q इक्वल टू होता है KA θ1 - θ2 T/L। ठीक है,
जहां Q होती है बच्चों थर्मल एनर्जी, क्या होती है? थर्मल एनर्जी, ठीक है, या हीट एनर्जी। A होता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्लैब। होता क्या है कि जब एक एंड से लगातार हीट को प्रोवाइड करते हैं तो ये पूरी रॉड गर्म हो जाती है और यहाँ से हीट बाहर निकलती है, बाकी सबको इंसुलेटेड कर देते हैं। उस सिचुएशन में ये फार्मूला होता है। तो ए क्या होता है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। θ1 माइनस θ2 तो दोनों एंड्स के बीच का टेम्परेचर होता है। तो यानी कि ये क्या है? ये है टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये टी क्या है? टाइम। ये क्या है? उसकी लेंथ। और ए क्या है? एरिया। के तो जानते ही हो। तो यहां से बच्चों के का डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा QL अपान A θ1 माइनस θ2 इंटू टी। अब सोचिए कैसे डायमेंशनल फार्मूला इसका आप निकाल सकते हैं। Q क्या है? एनर्जी। हर चीज का रख दे भाई, डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। अब एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या आता है बताओ? चाहे थर्मल एनर्जी हो, चाहे हीट एनर्जी हो, सबका तो वही रहता है। क्या? ml स्क्वायर टी माइनस 2, अभी मैंने समझाया था। L लेंथ का, L एरिया का L स्क्वायर, θ1 माइनस θ2 टेम्परेचर डिफरेंस, तो इसका क्या आएगा? थीटा, और टाइम का T। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो K का डायमेंशनल फार्मूला कितना आएगा? M। देखिए सॉल्व करेंगे तो L T माइनस, ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, यानी कि -3 θ माइनस 1। तो आ गया ml t माइनस 3 θ माइनस 1। ये डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा थर्मल कंडक्टिविटी का। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट बच्चों। एक बात का ध्यान रखना, कई लोग टेम्परेचर की डायमेंशन को K भी लिखते हैं, तो कई लोग यहाँ पे K की पावर -1 भी ले आते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप लिखिए ml t माइनस 3 θ माइनस 1, चाहे आप इसको लिख सकते हैं ml t माइनस 3 K माइनस 1। ठीक है, तो ये भी डायमेंशनल फार्मूला इसका लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के दो डायमेंशनल फार्मूले होते हैं, चाहे आप K लिखिए चाहे आप थीटा लिखिए। इसी तरीके से करंट के भी दो डायमेंशनल फार्मूले होते हैं, चाहे आप A लिखिए चाहे आप उसको I से लिखिए। ठीक है, इसको फटाफट आप नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ द डायमेंशंस। ठीक है, कि डायमेंशंस में होमोजेनिटी क्या रोल प्ले करती है। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताती है कि इन एनी फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिक्स की जो इक्वेशन है, ठीक है, जैसे आपने कोई इक्वेशन पढ़ रखी है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², पढ़िए ना। इन एनी फिजिकल इक्वेशन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ईच टर्म इन बोथ साइड रिमेन्स सेम। तो हर टर्म का, हर पार्ट का डायमेंशनल फार्मूला दोनों तरफ का क्या होता है? सेम होता है। इसका मतलब इस पूरे पार्ट का डायमेंशन फार्मूला इस पार्ट के इक्वल होगा और इसी पार्ट का डायमेंशनल फार्मूला इसके भी इक्वल होगा। ये बताती है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि कोई भी इक्वेशन अगर ऐसे लिखी हो a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी यस माइनस ई, तो इसका मतलब अगर ये फिजिकल इक्वेशन है, किसी फिजिक्स में यूनिट्स के टर्म में, किसी मतलब फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में लिखी हुई है, तो इन सारे टर्म्स की डायमेंशन आपस में क्या होगी? सेम होगी। मतलब जो c की होगी वही d की होगी, वही e की होगी, वही a की होगी, वही b की होगी। तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। मतलब LHS के डायमेंशन RHS के इक्वल, और जितने भी टर्म आपस में ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनकी डायमेंशनल फार्मूले आपस में इक्वल होते हैं। कहने का सेंस ये हुआ कि कोई भी फिजिकल इक्वेशन तभी करेक्ट मानी जाएगी कि जब सेम डायमेंशन वाले आपस में ऐड हो रहे हों या सेम डायमेंशनल फार्मूले वाले आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हों और वही इक्वल हों। कहने का सेंस ये है कि टाइम में टाइम को ही आप ऐड करेंगे फिजिक्स की दृष्टि से। आप टाइम में लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं।
तो फिर वो चीज़ क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, एनर्जी में एनर्जी को ऐड करेंगे, एनर्जी में एक्सेलरेशन को ऐड नहीं कर सकते। तो ये बताता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके आप बहुत सारे मतलब क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे कई सारे अननोन जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं, कई सारी इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं। आप किसी फार्मूले को चेक करके ये बता सकते हैं कि ये फार्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं करेक्ट है, ये रिलेशन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। ये सब काम आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस की हेल्प से कर सकते हैं। इसका मतलब पूरे डायमेंशन के जो प्रॉब्लम्स हैं मोस्टली उनको सॉल्व करने के लिए हमको इस प्रिंसिपल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो चलिए अब हम अपना पहला क्वेश्चन यहाँ पे उठाते हैं। इसके हिसाब से जैसे हमको दे दिया जाता है बच्चों कि एक वांडर वाल इक्वेशन है P प्लस ए अपान वी स्क्वायर, ठीक है, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। वांडर वाल्स इक्वेशन। तो हमसे कहा गया इन वांडर वाल्स इक्वेशन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमको ए का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है और बी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। जबकि बाकी चीजें जो बेसिक हैं वही दी गई हैं। जैसे पी क्या है, प्रेशर होता है। इस इक्वेशन को जब पढ़ोगे तो वहां पे आप समझ जाओगे कि ये प्रेशर है। V क्या है, V वॉल्यूम है, तो चाहे कोई भी V हो, ये भी V वॉल्यूम है यहाँ पे। R क्या है, R इज ए गैस कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। T क्या है, उसका टेम्परेचर है गैस का। ठीक है, हमको A और B की डायमेंशंस को फाइंड करना है। तो अब सोचिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम इसको देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड देन दे कंटेन सेम डायमेंशनल फार्मूला। मतलब हर पार्ट का डायमेंशनल फार्मूला सेम होने का मतलब क्या है कि अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं तो इनका डायमेंशनल फार्मूला आपस में सेम, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इनका भी डायमेंशनल फार्मूला आपस में सेम। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपान वी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P। आप इसको लिख भी सकते हैं यहाँ पे, क्या, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपान वी स्क्वायर। देखो ये क्यों इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है जितने भी टर्म हैं सबके डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपान वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ए का आपको चाहिए डायमेंशनल फार्मूला, तो ए एक तरफ कीजिए, ये वी स्क्वायर नीचे है उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बचेगा पी वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब सारी डायमेंशन पुट कर दीजिए। तो ए का डायमेंशन कैसे निकलेगा, पी का डायमेंशनल फार्मूला। अब पी का क्या होता है बच्चों, ml माइनस वन टी माइनस टू। भाई प्रेशर का क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है, ml माइनस वन टी माइनस टू। वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का हम लोगों ने क्या निकाला बच्चों, एल क्यूब से। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला बराबर आ जाएगा m, ठीक है, l की पावर 6 और m माइनस वन, तो कितना बचेगा 5। तो ये बचेगा m l की पावर 5 t की पावर माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a। और क्या निकालना था बच्चों, b का डायमेंशनल फार्मूला निकालना था। उसको हम कैसे कर सकते हैं, सोचिए जरा। तो आपको क्या दिख रहा है कि दो ये फिजिकल क्वांटिटी आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनके डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशनल फार्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी
इज इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v। तो b का डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा, v के, और v कितना है बच्चों, l क्यूब। तो इसका मतलब b का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो l क्यूब के भी बराबर होगा। ठीक है, आप इस इक्वेशन को भी एक बार चेक कीजिएगा, देखिएगा। देखना क्या है, जैसे ये डिस्टेंस है, इधर की डायमेंशन देखो क्या आ रही थी, l, ये ut, तो u क्या थी, वेलोसिटी, lt माइनस 1, t का t मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, इसका भी डायमेंशन देखो l मिल गया। ऐसे ही at स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन का क्या था, lt माइनस 2 भाई, a एक्सेलरेशन है उसके डायमेंशन रख दिया, t स्क्वायर मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, ये l मिलेगा। तो हर टर्म का डायमेंशन क्या था, सेम था। इसका मतलब जो भी आप फार्मूले इस तरह के पढ़ेंगे उसमें हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है। इस क्वेश्चन को भी उसकी हेल्प से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। जैसे हमको एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिपेंड्स ऑन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एज a इज इक्वल टू रूट ए टी स्क्वायर प्लस बी एक्स अपान सी प्लस टी स्क्वायर। कुछ ऐसा एक एक्सेलरेशन है जो कि टाइम और डिस्प्लेसमेंट, टाइम मतलब t, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मतलब x, ठीक है, और a का मतलब एक्सेलरेशन। ये इन फिजिकल क्वांटिटी पे कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो हमसे कह रहे हैं कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी एंड सी। तो हमको ए बी और सी का डायमेंशनल फार्मूला यहां पे फाइंड करना है। तो हम ये कैसे फाइंड कर सकते हैं, जरा इस बात पे चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हम यूज करेंगे। वो क्या बताती है, वो कहती है कि हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, किसी इक्वेशन में सेम होता है। मतलब इस टर्म का जो भी डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो इस टर्म के भी डायमेंशनल फार्मूले के इक्वल होगा, और इस पूरे टर्म का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो इसके भी इक्वल होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं कह सकता हूं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रूट ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन। तो बच्चों ये आ जाएगा, लिखेंगे यहां पे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रूट ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यों, क्योंकि होमोजेनिटी ये कह रही, इसलिए ये इक्वल है किसके, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। ठीक है, अब हमको तो भाई ए का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ रूट ए इज इक्वल टू, ये टी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपान टी स्क्वायर। ठीक है, ये टी स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अब बच्चों बात ये है कि आपको तो ए का डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, तो रूट ए का निकलेगा तो स्क्वायर कर लीजिए। तो इस टर्म को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, रूट ए से ए को लाना है तो क्या किया, स्क्वायर किया, तो इधर क्या आ गया हमारे पास, ए स्क्वायर अपान टी की पावर 4। इसको सॉल्व कर लीजिए। ए एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी माइनस 2 का होल स्क्वायर अपान टी की पावर 4। सॉल्व कर लीजिए। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला कितना आएगा, देखिए, एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 4 अपान टी की पावर 4 है, तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो टी की पावर माइनस 4 अभी बना लेंगे उससे, यानी कि आंसर आ जाएगा एल स्क्वायर टी की पावर माइनस 8। सो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए इज एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस 8। ये ए का डायमेंशनल फार्मूला हमारे पास आ गया। अब बच्चों हमको ये सोचना चाहिए कि बी और सी का डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं।
तो देखिए सी तो सीधा सीधा दिख रहा है क्या कि ये टर्म इस टर्म में क्या हो रहा, ऐड हो रहा। और जब कोई भी दो टर्म ऐड होते हैं तो उनके डायमेंशंस क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये हमको पहले से पता है। तो c और t स्क्वायर इन दोनों के डायमेंशनल फार्मूले क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। इसका मतलब यहां पे लिखेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ t स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो c का डायमेंशनल फार्मूला सीधा सीधा आ गया, t की पावर 2। ये c का डायमेंशनल फार्मूला आ गया, ठीक है। अब हमको चाहिए बच्चों b का डायमेंशनल फार्मूला। तो हम क्या करेंगे, अब अपना होमोजेनिटी का प्रिंसिपल यूज करेंगे कि इस बॉक्स का डायमेंशन इज इक्वल टू इसका डायमेंशन इज इक्वल टू इसका डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन भी a के बराबर होना चाहिए, इसका भी डायमेंशन a के बराबर होना चाहिए, इन दोनों का आपस में बराबर, यही तो कहता है होमोजेनिटी। तो देखिए इसका डायमेंशन उठाइए, इसके बराबर कर दीजिए, मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ bx अपॉन c प्लस टी स्क्वायर। यहां से b का डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल लीजिए, क्यों, क्योंकि c का पता है आपको। यहां से देखिए क्या आएगा, a इंटू सी प्लस टी स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। ये b का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। तो ये कितना आएगा बच्चों कि b की डायमेंशन इज इक्वल टू क्या आएगा, सोचिए जरा, a की डायमेंशन। तो a की डायमेंशन कितनी आई है भाई, a एक्सेलरेशन lt माइनस 2, ठीक है। फिर c प्लस टी स्क्वायर की डायमेंशन, तो देखिए c की डायमेंशन टी स्क्वायर की भी टी स्क्वायर, तो डायमेंशन क्या आएगी, टी स्क्वायर ही आएगी, ऐड होने पे डायमेंशन सेम रहती है, अपान x की डायमेंशन क्या है बच्चों, l। तो b की डायमेंशन किसके बराबर आएगी, ये बराबर आएगी, देखिए l ऊपर जाएगा, l की पावर -1 हो जाएगा, ये -1 + 1 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये और टी स्क्वायर टी की पावर -2 से कैंसिल हो, मतलब ये बचेगी L0 T0। तो आप इस डायमेंशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, M0 L0 T0, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब b एक डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। अब जैसे डायमेंशन का एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन यह कहता है कि द वेरिएशन ऑफ प्रेशर P विद द डिस्टेंस Z इज गिवन बाई P इज इक्वल टू अल्फा अपान बीटा e की पावर माइनस अल्फा जेड अपान के थीटा, वेयर अल्फा एंड बीटा आर द कॉन्स्टेंट्स, k इज द बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट एंड थीटा इज द टेम्परेचर। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बीटा विल बी, ठीक है। तो बच्चों यहां पे हमको दिया है कि P प्रेशर है, Z डिस्टेंस है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और थीटा क्या है, टेम्परेचर। तो हमको बीटा की डायमेंशन को फाइंड करना और चेक करना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो देखिए बीटा की डायमेंशन निकालने के लिए पहले आपको अल्फा की पता होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमको पता है E तो क्या है, ये डायमेंशन लेस है, और डायमेंशन लेस है तो होमोजेनिटी क्या कहती है कि LHS की डायमेंशन RHS के इक्वल होगी, इसका मतलब ये डायमेंशन इसके इक्वल हो सकती है। तो बीटा तब निकल पाएगा जब अल्फा और P दोनों पता हो। तो पहले अल्फा फाइंड करेंगे। अब अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, तो देखिए ये तो डायमेंशन लेस है पूरा सिस्टम, ठीक है, और इसकी जो पावर है ये भी क्या है, ये भी डायमेंशन लेस होगी, ठीक है, ये भी डायमेंशन लेस है, और ये पावर भी डायमेंशन लेस होगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अल्फा जेड अपान के थीटा क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी, मीन्स M0 L0 T0, ठीक है। तो अल्फा जेड अपान के थीटा क्या हो गया, डायमेंशन लेस, मीन्स M0 L0 T0। यहां से बच्चों आप अल्फा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, कैसे निकलेगा, M0 L0 T0 इंटू के थीटा, इनकी डायमेंशन मतलब अपान में जेड, वैल्यू पुट कर दीजिए।
क्या आंसर आएगा जरा देखिए। तो अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा m0 l0 t0, तो आप लिखिए ना लिखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। k का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो बोल्ट्जमैन का डायमेंशनल फार्मूला आप याद कर लीजिए, ml स्क्वायर t माइनस टू थीटा माइनस 1। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका है? k का, यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। थीटा का क्या है? टेम्परेचर का थीटा ही लिखेंगे, चाहे तो k भी लिख सकते थे, तो यहाँ भी k लिखना पड़ेगा। अपान में जेड का क्या है बच्चों? l। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? देखिए थीटा कैंसिल, l से एक l कैंसिल, मतलब ये बचेगा ml t माइनस टू। क्या बचा? ml t माइनस टू। देखिए ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला ये होता था। चलिए अब अल्फा का डायमेंशनल फार्मूला निकल आया। अब हमको क्या सोचना है? होमोजेनिटी क्या कहती है कि LHS का डायमेंशनल फार्मूला RHS के इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब अल्फा अपान बीटा का डायमेंशनल फार्मूला P के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि E का तो डायमेंशनल फार्मूला है नहीं, वो तो डायमेंशनलेस है। इसका मतलब ये हुआ कि डायमेंशन फार्मूला ऑफ अल्फा अपान बीटा इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ P। सो बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? अल्फा अपान P। तो ये हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा अपान P। अब अल्फा की वैल्यू पुट कीजिए बच्चों, ml t माइनस टू अपान P का रखिए, तो ml माइनस 1 t माइनस टू। प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला ml माइनस 1 t माइनस टू। सॉल्व कर लीजिए तो देखिए m से m हट जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, ये माइनस 2 ये ऊपर जाएगा प्लस 2, ये भी कैंसिल, यानी कि बीटा का डायमेंशनल फार्मूला आ गया सीधा l स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं m0 l स्क्वायर t0। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो बीटा का डायमेंशनल फार्मूला आ गया m0 l स्क्वायर t0। नोट कर लीजिए इसको फटाफट आप लोग।